ग्राफ। हेलो कैटालिशियन, चलो वक्त हो गया है फिजिकल केमिस्ट्री का। क्या पढ़ रहे थे? केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक में हमने डिफरेंशियल रेट लॉ इक्वेशन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मोलिकुलरिटी, वो सारी बातें हो चुकी थी। कुछ बेसिक मैथ्स भी पढ़ा था। अब देखते हैं ग्राफ। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन का ग्राफ कैसे होता है? फर्स्ट y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी दिया हुआ हो आपको। क्या है ये? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो इसका ग्राफ कैसा आएगा भाई? पहले तो ग्राफ बनाइए। ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है हमारा, उसमें y एक्सिस, ये रही y एक्सिस, ये रहे हमारी x एक्सिस। ये m यानी क्या है? m है हमारा स्लोप, और ये c क्या है? इंटरसेप्ट। देखो तो भाई, स्लोप हमारा पॉजिटिव है ना, और इंटरसेप्ट भी दिया हुआ है, यानी कि हमारा ग्राफ कैसा आएगा? हमारा ग्राफ देखो स्ट्रेट लाइन आएगा, और वो इंक्रीज होता चला जाएगा। क्या हो जा? इंक्रीज होगा। देखो ये स्लोप आ गया हमारा पॉजिटिव, ये रहा हमारा इंटरसेप्ट c। यहाँ स्लोप ही लिखता हूँ। यह आपको याद रखना है कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जैसा हो तब कैसा आएगा इक्वेशन? ऐसा। अब हमारा ग्राफ ऐसा आएगा, स्ट्रेट लाइन। दूसरा इक्वेशन देखते हैं। y इज इक्वल टू, यदि एम एक्स दिया हुआ है, क्या है? एम एक्स स्मॉल एम, तब ग्राफ कैसा आएगा? देखो भाई, यहाँ चेंज किसका आया? सिर्फ इंटरसेप्ट का, यानी कि ये वाले ग्राफ में इंटरसेप्ट नहीं है। और यदि इंटरसेप्ट ना हो तो ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये हमारे ओरिजिन में से ग्राफ आता है। कहाँ से? ओरिजिन में से। ये रहा हमारा स्लोप m, यहाँ हमारे पास इंटरसेप्ट नहीं है, इसलिए वो ओरिजिन में डायरेक्ट टच करेगा। यहाँ इंटरसेप्ट है जो y एक्सिस पे टच करेगा। यहाँ इतना पोर्शन, इतने हिस्से को हम इंटरसेप्ट कहते हैं। यहाँ इंटरसेप्ट है नहीं। तीसरा देखते हैं। y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी। y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी। देखो तो भाई, इसका ग्राफ कैसा आएगा? इसका ग्राफ आएगा ऐसा। और c पॉजिटिव है ना, c क्या है? पॉजिटिव है इंटरसेप्ट, तो ये इंटरसेप्ट कहीं ना कहीं तो टच करेगा। यहाँ मैं इसको एक्सट्रापोलेट करता हूँ, ये आ गया हमारा ये y एक्सिस, ये x एक्सिस। देखना इसका स्लोप नेगेटिव आएगा, स्लोप नेगेटिव है। और ये रहा हमारा इंटरसेप्ट c। यहाँ इतना हिस्सा क्या हो गया? हमारा इंटरसेप्ट c हो गया। चलो एक और बात, एक बाकी बचा है इक्वेशन, वो देखेंगे। इसको ऐसे ही लिख दो, डायरेक्ट यहाँ पे ही टच करवाओ, यानी कि इंटरसेप्ट आपको दिखाई दे। एक दूसरी बात, ये तो हम ग्राफ तो ड्रॉ कर लेंगे, लेकिन कभी कभी इंटरसेप्ट यहाँ देखो तो भाई, आपको ऐसा पूछा है यहाँ, ये इंटरसेप्ट एलोंग दी एक्स एक्सिस बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? एलोंग दी, अरे सॉरी, वाई एक्सिस, एलोंग दी वाई एक्सिस। यहाँ जो इंटरसेप्ट हमें मिला वो कहाँ टच कर रहा है? वाई एक्सिस पे टच कर रहा है। इसको मैं हटा दूँ, यहाँ वाई एक्सिस पे टच कर रहा है, इसीलिए इंटरसेप्ट क्या है भाई? पॉजिटिव है ना, क्योंकि यहाँ 0, यहाँ +1 ले लो, यहाँ +2, +3, ऊपर की तरफ पॉजिटिव डिजिट आएंगे, नीचे नेगेटिव आएंगे। यहाँ इस और पॉजिटिव, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आएगी? नेगेटिव वैल्यू आएगी। अब मैं क्या समझाने जा रहा हूँ, ध्यान से देखना। चलो पहले इसको मैं हटा देता हूँ। यही ग्राफ को मैं फ्री से ड्रॉ करता हूँ और आपको इंटरसेप्ट समझाता हूँ।
हमें क्या चेक करना है भाई, इंटरसेप्ट, ये हमारी y एक्सिस, ये हो गई x एक्सिस, यहाँ क्या आएगा -y, यहाँ क्या आएगा -x। हमने यहाँ ऐसा ग्राफ ड्रॉ किया था ना, यही ग्राफ था, इसका स्लोप m हो गया, यहाँ कोई भी क्या होगी, पॉजिटिव वैल्यू होगी, y एक्सिस पे कोई भी पॉजिटिव वैल्यू होगी। अब देखते हैं, मैं कहता हूं कि इंटरसेप्ट क्या है भाई, इंटरसेप्ट पॉजिटिव है along दी y एक्सिस, y एक्सिस पे हमारा इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, लेकिन जनरली आपको y ही पूछा जाएगा, लेकिन जब पर्टिकुलर कह दे कि इंटरसेप्ट along दी x एक्सिस, क्या पूछा हो, इंटरसेप्ट along दी x एक्सिस, तो आपका ये ग्राफ x एक्सिस पे कहाँ टच कर रहा है उसको ही हम क्या बोलते हैं, इंटरसेप्ट कहते हैं। हमारा जो ग्राफ की लाइन है वो x एक्सिस पे कहाँ टच करती है उसको क्या कहते हैं, इंटरसेप्ट। देखो तो भाई ये दिख रहा है आपको, यहाँ कहीं भी टच नहीं कर रही, लेकिन ये ग्राफ देखो ऐसा जाएगा ना, ऐसा आ जाएगा, तो ये आ गई x एक्सिस, कौन सी है भाई, नेगेटिव x, तो ये रहा इतना हमारा पोर्शन इंटरसेप्ट, यानी कि इंटरसेप्ट c इज नेगेटिव along दी x एक्सिस बोल सकते हैं भाई। x एक्सिस पे यदि हम इंटरसेप्ट ले, x एक्सिस पे इंटरसेप्ट ले तो वो हमारा नेगेटिव आएगा, क्योंकि यहाँ नेगेटिव डिजिट है, इस ओर पॉजिटिव है। ये वाले स्लोप का आपको x एक्सिस पे इंटरसेप्ट पूछा हो तो वो इंटरसेप्ट नेगेटिव आता है, ये बात हो गई। चलो दूसरा ग्राफ देता हूँ, पहले आप खुद ट्राई करो, आपको वो क्या बताना है, सिर्फ यही बताना है कि x एक्सिस पे इंटरसेप्ट की पॉजिटिव वैल्यू आएगी या नेगेटिव, y एक्सिस पे पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव, सिर्फ यही बताना है इंटरसेप्ट की वैल्यू। यहाँ इंटरसेप्ट की वैल्यू फाइंड करनी है, यह आपकी y एक्सिस, ये है आपकी z एक्स एक्सिस। दूसरा ग्राफ, आपको यहाँ x एक्सिस और y एक्सिस दोनों पे इंटरसेप्ट की वैल्यू बतानी है, क्या आएगी। देखो भाई यहाँ तो x एक्सिस पे 0 पे टच कर रहा है, y एक्सिस पे भी 0 पे टच कर रहा है, यानी कि इंटरसेप्ट वैल्यू c along द x एक्सिस एंड y एक्सिस इज इक्वल टू 0 आएगा। क्या आएगा भाई, 0 आएगा, क्योंकि x एक्सिस और y एक्सिस दोनों की सेंटर में ओरिजिन पे हमारा ग्राफ टच कर रहा है। यहाँ क्या कर रहा, इंटरसेप्ट देखो तो भाई x एक्सिस पे ये पॉजिटिव वैल्यू है ना, इस तरफ पॉजिटिव वैल्यू, तो पॉजिटिव along दी x एक्सिस। इंटरसेप्ट y एक्सिस पे कहाँ टच कर रहा है, आपको ऊपर पॉजिटिव कोऑर्डिनेट है, वहां तो कहीं दिख नहीं रहा, लेकिन ये ग्राफ को यहाँ देखो, ये नीचे की ओर जाता है, यहाँ नीचे आता है, तो यहाँ इतना पोर्शन हमारा हो गया इंटरसेप्ट, और यहाँ नेगेटिव y है, यानी कि नेगेटिव along दी y एक्सिस में नेगेटिव है। यहाँ क्या आएगा, देखो यहाँ x एक्सिस है ना, ये x एक्सिस में नेगेटिव इतना हिस्सा हमारा इंटरसेप्ट है, लेकिन ये कहाँ टच कर रहा है, नेगेटिव वैल्यू में, तो इंटरसेप्ट c इज इक्वल टू नेगेटिव along दी x एक्सिस।
वाई एक्सिस में कहीं दिख नहीं रहा, लेकिन यहाँ इस तरफ इसको एक्स्ट्रापोलेट कर दो तो यहाँ आ जाएगा वाई पे भी क्या है, नेगेटिव है एलोंग दी वाई एक्सिस। तो ये आ गया आपका इंटरसेप्ट। देखो, और आप स्लोप को तो पता होगा ना, स्लोप कैसे निकालते हैं, सिंपल मेथड। देखो इसको मैं यहाँ x, इसका नंबर ही ले लेता हूँ, इसका नंबर 1 2, यहाँ 1 यहाँ 2, हम ऐसे निकालते थे ग्राफ। ये x2, ये इसको x2 यहाँ y एक्सिस है तो ये y2 हो गया, ये y1 ऐसे y3 y4, ये x1 x2 हो गया। चलो ग्राफ की फॉर्मूला क्या है, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। यही है ना फॉर्मूला। क्या है भाई, स्लोप m इज इक्वल टू डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। डेल्टा y क्या है, तो y2 माइनस y1 अपॉन डेल्टा x, x2 माइनस x1। y2 कितना है, वहाँ से 2 लिख लिया, यहाँ 1 2 माइनस 1 1 डिवाइडेड बाई 1, यानी कि स्लोप आ गया हमारा पॉजिटिव। क्या आया भाई, स्लोप पॉजिटिव आया। चलो दूसरे ग्राफ के बारे में डिस्कस करते हैं। ये स्लोप पॉजिटिव आ गया। और ये ग्राफ की अभी हमें ज़रूरत पड़ी होगी, इसीलिए पहले ग्राफ समझ लेते हैं, बाद में ग्राफ में प्रॉब्लम ना हो, डायरेक्ट हम ग्राफ ड्रॉ कर सके। चलो दूसरा ग्राफ लेते हैं। ये y, ये x एक्सिस, मान लीजिए ऐसा ग्राफ है, दिख रहा है आपको, यहाँ 1 2 3, यहाँ 1 2 3, मैं कोई भी कोऑर्डिनेट लेता हूँ, ये 2 कोऑर्डिनेट मैंने ले लिए, ये 1 ही है समझना, ये 1 ये 2 आ गया। देखो तो भाई m इज इक्वल टू क्या होगा, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। यहाँ इसको मैं y1 कह दूँ, इसको y2 कह दूँ, ये x1 ये x2। y2 क्या है, 3 है, 3 माइनस y1 2 है, डिवाइडेशन में x2 क्या है 2। अरे ऐसा क्या आया, y2 ये y2 हो गया, ये x1 y1 x2। यहाँ क्या आएगा, y2 माइनस y1, लेकिन यहाँ क्या आएगा, ये y1 है तो यहाँ y1 आएगा, तो x1 माइनस x2, तो 3 माइनस 2, यहाँ क्या आएगा 1 माइनस 2, यानी कि ये 3 माइनस 2 हो गया 1, और ये माइनस 1, यह आएगा आपका आंसर -1। तो देखो भाई ये है सिंपल ग्राफ की वो मेथड। अब ऐसी हम यूज़ भी नहीं करेंगे, इसकी ज़रूरत ही नहीं, हमें तो सिर्फ इतना बताना है पॉजिटिव, और वो भी हमारे इक्वेशन में हमें स्लोप तो डायरेक्ट मिलेगा, वो इक्वेशन के हिसाब से हमें पता लगाना है कि हमारा स्लोप पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव। इसी हिसाब से हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। आगे देखते हैं, चलो। टाइटल लगा दीजिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन। क्या टाइटल लगाना है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन। इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन। चलो इसके बारे में स्टडी करते हैं, ये ज़रूरी है।
इसकी ज़रूरत होगी हमें, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं नेट में। पहले बात करते हैं जीरो ऑर्डर की, किसकी भाई, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब देखो जीरो ऑर्डर कोई भी रिएक्शन दी हुई है, रिएक्टेंट आर प्रोडक्ट पी दी हुई है, रेट क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इनिशियली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यहाँ पावर मैंने अभी n लिख दी, तो कोई भी रेट, इसका रेट यदि मुझे लिखना हो तो क्या लिखेंगे, माइनस डी ऑफ आर अपॉन डी टी, ये प्रोपोर्शनल हटा दूं, क्या आएगा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, या तो रेट कांस्टेंट बोलो, के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर रेस टू एन, जीरो वैल्यू, जीरो ऑर्डर यानी कि n इज इक्वल टू जीरो हो गया। ध्यान से समझना, अभी साथ में लिखना नहीं है, मैं बाद में पूरा समझा दूं, जब कहूँ तब लिख लेना, अभी साथ में मत लिखो, क्योंकि ये ऐसा है, एक बार समझ लो फिर आप अपने आप लिख सकोगे, इजी है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। सिर्फ बायोलॉजी वालों को थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, लेकिन वो भी मैं समझा दूंगा, ध्यान से समझना, पहले समझ लो बाद में लिखना, अभी लिखना नहीं है। पहले हमने क्या लिखा भाई, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर रेस टू एन, इनिशियली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, बात हो गई। रेट को क्या लिख सकते हैं, ये रिएक्शन के रेट को, ये रिएक्शन है तो उसका रेट माइनस डी आर अपॉन डी टी, क्योंकि ये हमारा रिएक्टेंट है तो उसके आगे नेगेटिव साइन आएगी, इज इक्वल टू, ये मैंने प्रोपोर्शनल हटा दिया तो ये रेट कांस्टेंट आ गया, आर रेस टू एन। अब एन की वैल्यू क्या है भाई, एन की वैल्यू तो जीरो है, तो यहाँ क्या लिख दूँ मैं, जीरो लिख दूँ, यहाँ आ गई जीरो। और आप जानते हैं यदि किसी की भी पावर जीरो हो तो क्या हो सकता है, किसी की भी पावर जीरो हो तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। अब ध्यान से देखना, ये जो डी टी वाली टर्म है ना, इसको मैं इस ओर ले आता हूँ, माइनस यहाँ क्या बचा, डी ऑफ आर इज इक्वल टू के डी टी, दोनों साइड में नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दूँ, या तो नेगेटिव साइन लेफ्ट हैंड साइड पे है, मैं राइट हैंड साइड पे ले आता हूँ, या तो बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव साइन, नेगेटिव से यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, एक ऑलरेडी नेगेटिव है, फिर से नेगेटिव से मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, डी आर इज इक्वल टू, यहाँ पॉजिटिव है तो नेगेटिव ऑफ के डी टी। ये आ गया हमारा पहला इक्वेशन, जिसे हम नंबर 1 बोलते हैं, इक्वेशन नंबर 1। देखो इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन नंबर 1 का मैं इंटीग्रेशन कर देता हूँ, डी ऑफ आर इज इक्वल टू माइनस के, तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी आ गया। अब देखो ये क्या है, इंटीग्रेशन, ये क्या है, डिफरेंशिएशन, तो ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे। या तो मैंने बोला था कि डी आर का इंटीग्रेशन करोगे तो आर आएगा, माइनस के डी टी का इंटीग्रेशन करोगे तो टी आएगा, प्लस सी, ये सी क्या है भाई, आप जब विदाउट लिमिट, यहाँ इंटीग्रेशन में कोई लिमिट होती है, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, यहाँ आपको अभी लिमिट दी हुई ही नहीं है, जब लिमिट ना दी हुई हो तब आपको इंटीग्रेशन कांस्टेंट से इसको ऐड करना है। यहाँ हमारे पास लिमिट नहीं है, इसलिए मैंने ये इंटीग्रेटेड कांस्टेंट ऐड कर दिया, ये आ गया इक्वेशन, इसकी मैं नंबर 2 कह दूँ, ये सेकंड नंबर का इक्वेशन। अब देखो यहाँ हम चेंज करेंगे, व्हेन टाइम t इज इक्वल टू 0, क्या है, टाइम t इज इक्वल टू 0, तब हमारा जो r है उसके कॉन्सेंट्रेशन को मैं r0 कह देता हूँ, r0 यानी इनिशियली कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ रख देता हूँ, उसकी वैल्यू क्या आएगी, r0, r यानी कि r0 लिखना है, माइनस के, t की वैल्यू क्या है 0, प्लस c, यानी कि c की वैल्यू क्या हो गई भाई, c की वैल्यू हो गई r0 आ गई। दूसरी बात, व्हेन टाइम t इज इक्वल टू t, एट दैट टाइम r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, rt टाइम पे हमारा कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, rt जितना, यही इक्वेशन में r की जगह क्या लिखना है, rt, तो rt लिख दिया, माइनस के, t की वैल्यू क्या है t,
अब देखो यहाँ c बचा ना, तो c की वैल्यू तो हमें यहाँ से मिल गई, तो r0 लिख देता हूँ। क्या लिख दिया मैंने? r0। अब देखो ये y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जैसा इक्वेशन दिख रहा है आपको? अरे हाँ भाई दिख रहा है। ये स्लोप, ये खाली अभी नेगेटिव साइन मत देखो, ये स्लोप, ये एक्स एक्सिस, ये इंटरसेप्ट, ये वाई एक्सिस। लेकिन हमारा स्लोप कैसा है भाई? स्लोप हमारा नेगेटिव है, यानी कि हमारा ग्राफ कैसा आएगा? ध्यान से देखना, हमारा ग्राफ आएगा, यहाँ y एक्सिस क्या है? RT है, तो लिख लो RT। x एक्सिस क्या है? तो कि भाई टाइम t है, लिख लिया टाइम t। अब देखो स्लोप नेगेटिव है और इंटरसेप्ट भी है, यानी कि यहाँ से ऐसा ग्राफ आएगा। हमारा स्लोप क्या हो गया? स्लोप m इज इक्वल टू माइनस के, क्या आएगा? m इज इक्वल टू माइनस के आएगा, और ये इंटरसेप्ट c इज इक्वल टू क्या आएगा? r0 आ गया। इंटरसेप्ट क्या आ गया? r0 आ गया। ये था हमारा ग्राफिकल इक्वेशन, ये था हमारा क्या? ग्राफिकल इक्वेशन। आगे बढ़ते हैं, यही इक्वेशन को यहाँ मैं फिर से लिखता हूँ, ध्यान से समझना। RT इज इक्वल टू माइनस KT प्लस R0। मुझे अब रेट कांस्टेंट चाहिए। क्या चाहिए भाई? रेट कांस्टेंट। तो ये नेगेटिव है ना राइट हैंड साइड पे, इसको यदि मैं लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाऊँ तो पॉजिटिव हो जाएगा। हाँ भाई पॉजिटिव हो गया, समझना। इसको क्या लिया? राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड पे ले लिया, नेगेटिव था पॉजिटिव हो गया। यहाँ क्या बचा? R0, यहाँ R0 ऐसा का वैसा। ये RT लेफ्ट हैंड साइड पे है ना और पॉजिटिव है, इसको मैं राइट हैंड साइड पे ले लूँ। यदि राइट हैंड साइड पे लो, यहाँ पॉजिटिव है, राइट हैंड साइड पे नेगेटिव हो जाएगा। ये आ गया इक्वेशन। KT इज इक्वल टू R0 माइनस RT। दूसरी बात, यहाँ से यदि मुझे रेट कांस्टेंट K ही चाहिए सिर्फ, तो R0 डिवाइडेशन में R माइनस RT अपॉन T, ये आ गया रेट कांस्टेंट का इक्वेशन। ये क्या है? रेट कांस्टेंट का इक्वेशन। दूसरा एक और बात लिख लो, नोट करके लिखना, ये नोट करके। R0 इनिशियली कॉन्सेंट्रेशन को हम A से रिप्रेजेंट करते हैं, RT A माइनस X से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो तो भाई R0 माइनस RT क्या आएगा? R0 यानी A, RT यानी A माइनस X, माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, A कैंसल आउट, यानी कि बचा X। तो यहाँ R0 माइनस RT यानी X आ गया, तो इसको K इज इक्वल टू X डिवाइडेड बाई T से भी रिप्रेजेंट करेंगे। ये बात हो गई फर्स्ट ऑर्डर के कितने इक्वेशन मिले। पहला तो हमें यहाँ रहा डायरेक्ट ग्राफिकल इक्वेशन, दूसरा क्या? रेट कांस्टेंट का इक्वेशन। यहाँ से हमें ग्राफ भी मिल गया। आगे बढ़ते हैं, पहले अब इसको लिख लो, इसको लिख लो, मैं इसको हटा दूँ, बाद में आप ये दोनों पोर्शन लिख लो, लिख लेना। मैं इसको हटा देता हूँ, हमें ज़रूरत है जगह की, हमारे पास जगह की कमी है। चलो अब हम बात करते हैं, रेट कांस्टेंट तो मिल गया, अब आते हैं हम ग्राफ क्या? हाफ लाइफ टाइम पे। हमें फाइंड करना है क्या भाई? हाफ लाइफ टाइम। हाफ लाइफ टाइम, हाफ लाइफ टाइम यानी कि T1/2 फाइंड करना है। तो T1/2 कैसे फाइंड करेंगे भाई? T हाफ लाइफ टाइम 2 का मतलब क्या है? हमारी रिएक्शन 50% कंप्लीट हो गई। कितनी? 50%। तो T1/2 यानी कि T का हो गया क्या? T1/2। तो RT का क्या लिखेंगे भाई? RT का
RT यानी हो जाएगा हमारा R0 डिवाइडेड बाई 2, इनिशियली कॉन्सेंट्रेशन का आधा। क्या हो जाएगा? इनिशियली कॉन्सेंट्रेशन जितना होगा वहाँ से 50% वो रिएक्टेंट कम हो गया। समझो, R में से प्रोडक्ट भी बढ़ रही है। ये हमारा इनिशियली कॉन्सेंट्रेशन है। कब का? जब रिएक्शन हमारी स्टार्ट नहीं हुई है तब। कब? जब हमारी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है। अब समझो, मैं कह देता हूँ हमारी रिएक्शन 50% कंप्लीट हो गई। 50% यदि कंप्लीट हो तो R0 में से यहाँ कुछ तो बनेगा ना? क्या बनेगा? कुछ तो बनेगा। तो ये कितना बना होगा? तो क्या भाई, ये RT कितना होगा? R0 से आधा होगा। 50% कंप्लीट हुई है। अरे डिजिट में ये मान लीजिए 100 मोलर ले लिया। इनिशियली कॉन्सेंट्रेशन है हमारा, ये क्या है? इनिशियली कॉन्सेंट्रेशन है। अब उस मैंने रिएक्शन स्टार्ट की, रिएक्शन स्टार्ट हुई तो यहाँ 50 मोलर हो गया। यहाँ से 50 मोलर ये बन गया तो यहाँ कितना बचा? 50 मोलर आएगा, क्योंकि रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होने वाला है, इसीलिए वो डिक्रीज हो जाएगा। अब आपको क्या करना है? आपको यहाँ इक्वेशन दिख रहा है, ये रहा इक्वेशन। इक्वेशन में आप वैल्यू पुट कर दीजिए। ये k इज इक्वल टू, देखना k इज इक्वल टू R0 की वैल्यू R0 एज इट इज माइनस RT क्या हो गया? R0 डिवाइडेड बाई 2। डिवाइडेशन में क्या है? T क्या क्या लिखना है? T1/2। ये T1/2 को यहाँ ले जाओ, k आ जाएगा नीचे माइनस R0 डिवाइडेड बाई 2 अपॉन k। अब देखो, यहाँ थोड़ी लॉजिक लगा के सॉल्व करते हैं। यहाँ इसका मल्टीप्लाई यहाँ, फिर से यहाँ से सब्सट्रैक्ट करेंगे, ऐसा नहीं। देखो तो भाई, ये कितना R है? R0 1 R0 या आधा R0, तो कितना बचेगा? एक 1 में से आधा यदि हम निकाल दे तो आधा बचता है भाई। T of 1/2 इज इक्वल टू R0 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ ऑलरेडी k था, तो यहाँ इसका फॉर्मूला हाफ लाइफ टाइम का क्या आ जाएगा? T इज इक्वल टू R0 यानी A अपॉन 2k। एक फॉर्मूला ये भी आ गया। दूसरी बात करते हैं, ये हाफ लाइफ टाइम हो गई। अब हम बात करते हैं क्वार्टेट लाइफ टाइम की। क्वार्टेट लाइफ टाइम, क्वार्टेट लाइफ टाइम यानी कि रिएक्शन हमारी 25% कंप्लीट हो गई। कितनी हो गई? रिएक्शन हमारी 25% कंप्लीट हो गई। तो T का क्या लिखेंगे? T of 1/4। तो RT का क्या लिखेंगे भाई? R0 डिवाइडेड बाई 4 आएगा। यही सिंपल बात है, क्योंकि रिएक्शन 4 टाइम हमारा जो कॉन्सेंट्रेशन है उसके 4 हिस्से 4 पार्ट कर दो। एक पार्ट 25% यानी कि पहला पोर्शन कंप्लीट हो गया, तो इसका कितना डिक्रीज हो जाएगा? 4 टाइम डिक्रीज हो जाएगा। अब देखो, यहाँ T of 1/4 लिखेंगे, R0 का कॉन्सेंट्रेशन एज इट इज, RT का यानी कि R0 डिवाइडेड बाई 4, यहाँ क्या आएगा? K T of 1/4। अब देखो, इसके डिनोमिनेटर में 4 नहीं, तो इसको यहाँ से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 4R0 माइनस R0 डिवाइडेशन में 4 आ गया, उसके डिवाइडेशन में k है। 4R0 माइनस R0 T of 1/4 यानी कि 3R0 डिवाइडेशन में 4k, या तो दूसरा क्या लिख सकते हैं? R0 को a लिखा है हमने, तो 3a डिवाइडेशन में 4k आ गए। ये सिंपल बात है। आगे बढ़ते हैं, ग्राफ देखते हैं कुछ। अब हमें जिसकी ज़रूरत है उतना ही रखते हैं। ये हाफ लाइफ टाइम है हमारी, इसकी ज़रूरत है ग्राफ ड्रॉ करने में। देखो हमारी हाफ लाइफ टाइम, ये A यानी क्या है भाई? इनिशियली कॉन्सेंट्रेशन है ना, A यानी इनिशियली कॉन्सेंट्रेशन है। तो हमारी हाफ लाइफ टाइम इनिशियली कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है, यानी कि जैसे जैसे हमारा
कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा। इनिशियली कॉन्सेंट्रेशन यदि आप बढ़ा दे तो आपकी हाफ लाइफ टाइम इंक्रीज हो जाएगी, वो हम डिस्कस करेंगे बाद में। अब मैं पूरा इक्वेशन आपको लिखवा देता हूँ, पूरे इक्वेशन लिखिए। पहला तो नोट करके लिखना ताकि आपको एग्जाम के टाइम पूरा इक्वेशन दिखना ना पड़े, सिर्फ जीरो ऑर्डर के कितने कितने इक्वेशन कैसे कैसे आते हैं वही लिखना है। पहले तो लिखते हैं हम रेट में। रेट का इक्वेशन क्या आएगा भाई? रेट इज इक्वल टू के आर नोट, के इज इक्वल टू आर नोट, क्योंकि फर्स्ट जीरो ऑर्डर का है, ये हो गई। अब बात आती है ग्राफिकल जनरल इक्वेशन की। क्या था जनरल इक्वेशन? आर टी इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस आर जीरो, के टी प्लस आर जीरो। ये वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जैसा इक्वेशन था, ये ग्राफिकल इक्वेशन हो गया। के क्या मिला भाई हमें? के यहाँ से मिला आर जीरो माइनस आर टी डिवाइडेशन में टी, हाफ लाइफ टाइम टी ऑफ 1/2 क्या मिला? ए अपॉन 2 के। क्वार्टेट लाइफ टाइम क्या मिला भाई? 3a अपॉन 4 के। इतने इक्वेशन आ गए। अब हम बात करते हैं ग्राफ की। यहां से कैसे ग्राफ आएंगे, यहां से समझना। आपको ऐसा पूछ लिया t टेंस टू x, कैसा पूछ लिया? t टेंस टू x, ऐसा को ग्राफ ड्रॉ करना है तो कहाँ से आएगा और कैसा आएगा, इसका इंटरसेप्ट और स्लोप क्या आएगा, ऐसा ही पूछा होता है। अब देखो तो भाई x यानी क्या हो जाएगा? x यानी क्या है भाई हमारा? r0 माइनस आर टी, ऐसा है ना, यही है। अब देखो ये वाला इक्वेशन है, ये वाला इक्वेशन यहाँ लिखता हूँ, ये t को यहाँ मल्टीप्लाई कर दूँ तो t हो गया r0 माइनस आर टी। ये के टी इज इक्वल टू, इसको मैं x लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ? x। तो t इज इक्वल टू 1 अपॉन के इंटू एक्स। तो t हमारी क्या है भाई? y एक्सिस है। तो यहाँ इक्वेशन कैसा आएगा? यहाँ इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स जैसा इक्वेशन आएगा। यानी कि हमारा ग्राफ कैसा होगा? देखो y एक्सिस पे मैंने t लिख दिया, x एक्सिस एज इट इज। अब देखो स्लोप कैसा है? स्लोप पॉजिटिव है, यानी कि लाइन इंक्रीज होगी। हमारा जो स्लोप की लाइन ड्रॉ करेंगे वो इंक्रीज होती चली जाएगी। और यहाँ इंटरसेप्ट है नहीं, इंटरसेप्ट ना हो तो आपका ग्राफ कहाँ से पास होता है भाई? ओरिजिन से पास होता है। तो आपका स्लोप m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1/k आ गया, आपका स्लोप आ गया 1/k। ये पहला ग्राफ। दूसरे ग्राफ में देखते हैं। दूसरा ग्राफ लॉग ऑफ, आपको पूछा है t ऑफ 1/2 टेंस टू लॉग ऑफ a, ऐसा ग्राफ आपको पूछा है। आपको फाइंड करना है। किसके लिए फाइंड करना है? जीरो ऑर्डर के लिए। जीरो ऑर्डर का ग्राफ है ये 1/2 इंटू लॉग है। तो यहाँ से देखो तो भाई पहला तो इक्वेशन वहाँ दिख रहा है आपको, ये इक्वेशन लिख लो। हाफ लाइफ टाइम दिया हुआ है तो हाफ लाइफ टाइम का इक्वेशन लिखो पहले। t ऑफ 1/2 इज इक्वल टू a अपॉन 2k है, यहाँ log है, मैं दोनों साइड log से मल्टीप्लाई कर दूँ। log ऑफ t ऑफ 1/2 इज इक्वल टू log ऑफ a अपॉन 2k। तो यहाँ इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, log ऑफ t ऑफ 1/2, ये log a डिनोमिनेटर में है ना तो माइनस लिखेंगे log ऑफ 2k। ये आ गया हमारा इक्वेशन। अब देखो y इज इक्वल टू c माइनस एम एक्स, ऐसा इक्वेशन है। लेकिन यहाँ देखो तो भाई ये वेरिएबल है k
के की वैल्यू अलग अलग हो सकती है, तो क्या होगी उसके हिसाब से हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। इसको मैं हटा दूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। और ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको जीरो ऑर्डर का डायरेक्ट ग्राफ ही पूछ ले, यहाँ से भी ट्विस्ट करके ऐसे ग्राफ भी पूछे जा सकते हैं। 2 मार्क्स में कहाँ से भी ग्राफ आ सकते हैं, इसलिए आपको ग्राफ आना चाहिए। और ग्राफ के लिए आपको इक्वेशन सारे मालूम होने चाहिए। वो इक्वेशन आपको याद रखने ही 2-3 बार लिखोगे याद रह जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये इक्वेशन की हमें ज़रूरत है, यहाँ लिखता हूँ। क्या है भाई इक्वेशन? log ऑफ t ऑफ 1/2 इज इक्वल टू log ऑफ a माइनस log ऑफ 2k। ये हमारा मेन इक्वेशन हो गया। अब समझो यहाँ वेरिएबल रेट कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट की वैल्यू या तो 1 होगी, 3 प्रोबेबली ले लेते हैं हम। एक बार ऐसा एग्जाम में पूछा गया था, वहाँ 2k इज इक्वल टू 1 लेके एक केस था। अब यहाँ हम 3 केस देखेंगे। पहला केस, या तो ये 2k है उसकी वैल्यू 1 से कम होगी, पहला केस। दूसरा केस, 2k की वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी। और तीसरा केस, या तो 2k की वैल्यू क्या होगी? 1 हो सकती है। ये तीनों के ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे, तीनों के ग्राफ अलग अलग आएंगे। देखना, केस नंबर 1 देखते हैं। केस नंबर 1, यहाँ मैं लेता हूँ 2k इज इक्वल टू 1, तो k इज इक्वल टू 1/2 लिख सकता हूँ। अरे हाँ भाई लिख सकते हैं। यहाँ ये इक्वेशन में लिख दो, log ऑफ t ऑफ 1/2 इज इक्वल टू log ऑफ a माइनस log ऑफ 2 एज इट इज। k की वैल्यू क्या है? 1/2, 2 कैंसल आउट, log 1। log 1 की वैल्यू आप जानते हैं क्या होगी? 0। log a आ गया, ये 0 हो गई। यानी कि देखो तो भाई यहाँ से ग्राफ कैसा आएगा? log ऑफ t ऑफ 1/2 इज इक्वल टू log ऑफ a। यहाँ कुछ नहीं है ना, इसके कोफिशिएंट कुछ नहीं, तो 1 लिख सकते हैं। 1 लिख लिया। y इज इक्वल टू mx जैसा ग्राफ दिख रहा है आपको? अरे है, दिख रहा है क्या? है, मैं बोल रहा हूँ ये ऐसा ही ग्राफ है। y एक्सिस पे क्या है? y एक्सिस पे log ऑफ t ऑफ 1/2, x एक्सिस पे log ऑफ a है, लिख लिया। अब देखो स्लोप पॉजिटिव है, यानी कि पॉजिटिव हो तो हमारी लाइन इंक्रीज करेगी, स्लोप नेगेटिव हो तो हमारी लाइन डिक्रीज करती है। यहाँ पॉजिटिव है, इंक्रीज करेगी, ये बात मालूम हो गई। दूसरा देखो इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट नहीं है। यदि इंटरसेप्ट ना हो तो हमारी लाइन ओरिजिन में से पास होगी। यह ओरिजिन, यहाँ स्लोप आ गया m इज इक्वल टू 1 आ गया। ये पहला ग्राफ याद रखना। अब इसको मैं हटा दूं। आगे बढ़ते हैं, दूसरा ग्राफ देखते हैं। केस नंबर 2, यहाँ केस नंबर 2 समझना यहाँ थोड़ा लॉजिक लगेगा। 2k इज वेरी वेरी ग्रेटर देन टू 1, लेस देन टू 1, यानी कि 2k की वैल्यू 1 से बहुत कम है, 1 से बहुत कम है। और आप जानते हैं log 1 की वैल्यू क्या होगी? 0 होती है। लेकिन यहाँ 1 से यदि मैं ये कह दूँ log 0.5 है, ये log 0.5 है, तो यहाँ log की वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव आएगी। इतना मालूम है। वो आगे जो कुछ भी आए, लेकिन एक बात मालूम है, नेगेटिव आएगी। कितनी आएगी मैं बता ही देता हूँ, -0.6991। ऐसा कहाँ से आया? देखो ऐसा यहाँ से आया। ये log 0.5 है, तो इसको log 5 × 10⁻⁻1 लिख सकता हूँ। 5⁻⁻1, अरे 5⁻⁻1 नहीं, 5 × 10⁻1 लिख सकता हूँ ना। क्या 5 × 10⁻1? ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, तो क्या लिखेंगे? log 5 इतनी नहीं आएगी ना, क्योंकि वहाँ से सब्ट्रैक्ट होगा।
चलो वो देख लेंगे। log 5 माइनस log ऑफ 10, क्योंकि -1 आगे आ गया। log 5 0.6991 माइनस log 10 क्या हो गया 1, 1 में से 0.6991 यानी कि वैल्यू आएगी नेगेटिव, क्योंकि कम वैल्यू उसमें से मैंने 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये वैल्यू बहुत ही कम आएगी। कितनी आएगी 0.69। इसको मैं 7 ले लूँ तो 0.3 समथिंग आएगी। इसको मैंने क्या ले लिया 0.7 ले लिया -1, 0.3 समथिंग आएगी। मैं क्या समझाना चाहता हूँ समझो कि 2k की वैल्यू, ये जो हमारा 2k है, ये 2k, उसकी वैल्यू यदि 1 से कम हो तो log, पूरा ये जो इक्वेशन है log वाली टर्म है, ये log वाली टर्म की वैल्यू क्या हो जाएगी नेगेटिव हो जाएगी। तो यहाँ लिखता हूँ इक्वेशन log ऑफ t1/2 इज इक्वल टू log ऑफ a माइनस, मैं यहाँ डायरेक्ट लिखता हूँ समझाने के लिए, log ऑफ 2k क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। आई बात समझ में। तो यहाँ नेगेटिव वैल्यू लिख ली, नेगेटिव log ऑफ, नेगेटिव ही लिखता हूँ, नेगेटिव log ऑफ 2k ऐसा ही लिखा। तो log ऑफ t ऑफ 1/2 इज इक्वल टू log ऑफ a माइनस माइनस पॉजिटिव। अब log 2k को मैं c कह देता हूँ, c यानी इंटरसेप्ट हो गया हमारा, क्या हो गया इंटरसेप्ट। ध्यान से देखना, यहाँ से ग्राफ डिसाइड होगा कि ग्राफ कैसा आएगा। क्या कहा मैंने, कुछ नहीं, कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ, इसे खुद समझो। ये 2k की वैल्यू 1 से कम है, और आपको एक सिंपल बात याद रखो, आप भले ना बायोलॉजी से हो, सिंपल बात याद रखो, log 1 से जितने आप कम करते जाओगे, यानी कि आपने 0.9 कर दिया, 0.8 कर दिया, 0.5, 0.1 कर दिया, ये सभी वैल्यू 1 से कम है। और यदि इसका आंसर 0 आता है, log का log 1 0 आता है, क्या आएगा log 1 इज इक्वल टू 0, तो log ऑफ 0.9, ये सभी वैल्यू नेगेटिव ही आएगी। इतना आपको मालूम है, तो मैंने यहाँ लिख लिया log ऑफ 2k इज इक्वल टू नेगेटिव, तो यहाँ नेगेटिव log ऑफ 2k लिख दिया, या तो नेगेटिव log ऑफ, log नहीं लिखो, चलो अब c लिख लो। क्या लिखना है डायरेक्ट इंटरसेप्ट, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव इंटरसेप्ट हो गया हमारा। अब यहाँ हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। देखो तो भाई, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जैसा इक्वेशन है, कैसा है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो आप लिखवाओगे मुझे y क्या है हमारी, x y एक्सिस पे क्या है log ऑफ t ऑफ 1/2, x एक्सिस log ऑफ a, इंटरसेप्ट है, और यहाँ स्लोप हमारा पॉजिटिव है, क्या है पॉजिटिव। तो हमारा ग्राफ ऐसा आएगा, स्लोप यानी m इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, इंटरसेप्ट c, ये हो गया हमारा इंटरसेप्ट c। ये दूसरा ग्राफ आ गया, पहला ओरिजिन में था, दूसरा y एक्सिस के टच किया। तीसरा ग्राफ के बारे में देखते हैं, इसको मैं हटा दूं, चलो इसकी भी जरूरत नहीं, अब इसको लिख लेना, मैं इसको हटा देता हूं। देखो तो भाई, ये ग्राफ कब आया, जब 2k इज वेरी 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 लेस देन टू 1। ये ग्राफ कब आया, 2k इज इक्वल टू 1। तीसरा केस आता है कि 2k इज वेरी वेरी ग्रेटर देन टू 1, यानी कि log ऑफ 2k इज इक्वल टू पॉजिटिव वैल्यू आएगी। 1 से यदि आगे आ जाओ, 1 2 3 4 5, उसकी log हमेशा पॉजिटिव आएगी, यानी कि ये पूरा आंसर पॉजिटिव हो गया। तो इक्वेशन क्या था, log ऑफ t ऑफ 1/2 इज इक्वल टू log ऑफ a माइनस, यहाँ log ऑफ 2k इज इक्वल टू पॉजिटिव c लिख देता हूँ। क्या लिखता हूँ, पॉजिटिव c। तो फाइनल आंसर क्या आया भाई हमारा, log ऑफ t 1/2 इज इक्वल टू log ऑफ a
-c आ गया, यानी कि हमारा इंटरसेप्ट अब क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। हमारा इंटरसेप्ट नेगेटिव है, क्या है, नेगेटिव है। नेगेटिव। अब दूसरी बात, जनरली आपको कभी जब क्लियर कर दे एग्जाम में कि आपको एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट लेना है, तभी आपको एक्स एक्सिस पे लेना है, वरना वाई एक्सिस ही आपको कंसीडर करनी है। जब क्लियर ना हो तब आपको वाई एक्सिस ही क्लियर कंसीडर करनी है। अब देखो यहाँ मैं आपको ये नेगेटिव इंटरसेप्ट कैसे ड्रॉ करें वो समझाता हूँ। आपको एक्स और वाई एक्सिस ये दोनों लिख लो। चलो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पे क्या है, log ऑफ ए है, मैंने लिख लिया। वाई एक्सिस पे log ऑफ टी ऑफ 1/2 लिख लिया। अब देखो तो भाई स्लोप हमारा कैसा है, यहाँ कुछ नहीं है, स्लोप पॉजिटिव है, यानी कि हमारी लाइन इंक्रीज होगी। लेकिन यहाँ देखो तो इंटरसेप्ट नेगेटिव है, नेगेटिव पे, नेगेटिव वाई एक्सिस पे कहीं ना कहीं टच करेगा। तो यहाँ से मैं यदि ऐसा स्लोप करूँ, यहाँ से ऐसा ग्राफ ड्रॉ करूँ तो इसका स्लोप पॉजिटिव आ गया, स्लोप पॉजिटिव। देखो तो इंटरसेप्ट मुझे चाहिए नेगेटिव, ये वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट हो गया हमारा नेगेटिव, है ना नेगेटिव, क्योंकि वो लोअर जोन में है, यहाँ नीचे है, तो यहाँ वाई की वैल्यू नेगेटिव होती है, ये नेगेटिव हो गया। ये रहा हमारा ग्राफ। अब देखो यहाँ इसको सिर्फ ऐसे ही रिप्रेजेंट करता हूँ डॉटेड लाइन से, आपको समझ में आ जाए। ये आ गया तीसरा ग्राफ। कब आया, लोग यहाँ 2k की वैल्यू क्या थी, 2k की वैल्यू 1 से बहुत बड़ी थी। अब तीनों ग्राफ को मैं कंबाइन कर देता हूँ एक ही इक्वेशन में, एक ही ग्राफ पेपर पे, तो देखिए कैसा होगा। चलो एक ही ग्राफ में ड्रॉ करते हैं सारे। पहला वाला ग्राफ कहाँ से, ओरिजिन में से पास हो रहा है, ये log ऑफ टी ऑफ 1/2, log ऑफ ए आ गया। यहाँ ओरिजिन में से एक ग्राफ ऊपर जा रहा है, वो कौन सा वाला है, 2k = 1 है। वहाँ क्या है, log की वैल्यू 2k = 1 आ गई। दूसरी बात, यहाँ ये ग्राफ देखो तो भाई, यहाँ से इंटरसेप्ट है, इसकी वैल्यू क्या है, 2k इज वेरी वेरी लेस देन 2, 1 आ गया। 2k इज वेरी वेरी लेस देन 2, 1। ये रहा तीसरा ग्राफ आपका, वहाँ 2k इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 2, 1 आ गया। सारे में यहाँ स्लोप पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, यानी कि सारे में स्लोप m, स्लोप की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव। यहाँ इंटरसेप्ट c क्या हो जाएगा, नेगेटिव। यहाँ इंटरसेप्ट c = 0, यहाँ इंटरसेप्ट c = पॉजिटिव हो गया। इंटरसेप्ट अलोंग दी एक्स एक्सिस c, अलोंग दी एक्स एक्सिस नीचे लिख लेना, अलोंग दी वाई एक्सिस लिखना है, क्या लिखना है, वाई एक्सिस लिखना है। ये आ गया आपका जनरल ग्राफ। तीनों ग्राफ को मैंने एक ही में कंबाइन कर दिया। आगे बढ़ते हैं, ये जीरो ऑर्डर की बात हो गई, किसकी, जीरो ऑर्डर की। बात हम करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। तो क्या है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में, देखते हैं। और ये नए ग्राफ स्किप मत करना, ऐसे ग्राफ पूछे जा सकते हैं, इसलिए आपको आना चाहिए। ये ग्राफ पूछे जा सकते हैं, 2 मार्क्स में ग्राफ आ सकते हैं। वहाँ आपको केस दे देंगे कि ये
2k इज इक्वल टू 1 है तो कैसा ग्राफ आएगा, या तो 2k इज इक्वल टू -1 है तो कैसा ग्राफ आएगा, वो सारे केस आपको दे देंगे। वहाँ से आपको लिखना है, टाइटल लगा दिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर समझना, पहले समझना बाद में लिखना, साथ में लिखने की ज़रूरत नहीं है। बाद में भी आप वीडियो पोस्ट ऑनलाइन की है तो मज़ा है, वीडियो पोस्ट करके आप सर को कभी भी स्टॉप कर सकते हैं, ऑफलाइन में कभी सर को स्टॉप नहीं कर सकते। रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आर रेस, प्रोडक्ट पी बना दिया, इनिशियली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है। अब देखो इसका रेट कैसे लिखेंगे, तो माइनस डी ऑफ आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल हटा दिया, रेट कांस्टेंट के आ गया आर रेस टू 1, क्योंकि यहाँ n की वैल्यू क्या है 1 है। अब देखो ये dt वाली टर्म है ना, t वाली टर्म यहाँ ले आता हूँ, r वाली टर्म इसके डिनोमिनेटर में, तो फाइनल क्या आएगा माइनस डी ऑफ r अपॉन r इज इक्वल टू के ऑफ dt, नेगेटिव मल्टीप्लाई बोथ साइड मैं नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। समझना सिंपल मैथ्स है भाई, यहाँ कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। जो मैथ्स वाले हैं उसको एक ही बार में समझ आ जाएगा, जो बायोलॉजी से बिलोंग करते हैं उसको ये इक्वेशन 2 बार लिखो तब समझ में आएगा। और डीमोटिवेट मत होना कि फिजिकल हमें नहीं आएगी, हम बायोलॉजी से बिलोंग करते हैं, हमें कैलकुलेशन में दिक्कत होती है। आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको नहीं ही आएगी, फिजिकल नहीं आएगी। क्या आप आपको बताओ तो पहले बीएससी में थे तब से आपको केमिस्ट्री आती है कंप्लीट पूरी केमिस्ट्री? नहीं ना, आप धीमे धीमे सीखे। क्यों सीखे? क्योंकि आपने उस पर ज़्यादा प्रैक्टिस की, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सभी केमिस्ट्री पे आपने ज़्यादा प्रैक्टिस की, फिजिक्स और बायोलॉजी के अलावा। उसी के लिए कहता हूँ कि जब आप केमिस्ट्री के लिए प्रैक्टिस करो तो केमिस्ट्री आ सकती है, तो मैथ्स तो केमिस्ट्री से सिंपल है, मैथ्स है ना वो केमिस्ट्री से सिंपल है। और यहाँ हमें सिर्फ बेसिक मैथ्स की ज़रूरत है, बेसिक मैथ्स, कोई भी ऐसा कॉम्प्लिकेटेड मैथ्स नहीं आने वाला। समझो, मैं समझाने चाहता हूँ वो समझो आराम से, लिख जो साथ में लिखोगे ना बायोलॉजी स्टूडेंट तो आपको दिक्कत होने ही वाली है, क्योंकि आपका मैथ्स कमज़ोर है। और यहाँ मैं जो समझा रहा हूँ आपका ध्यान तो लिखने में है, वो आप समझ नहीं पाओगे, फिर सोचोगे ये स्टेप कहाँ से आया, फिर आपको प्रॉब्लम होगी, आप टॉपिक स्किप कर दोगे। ऐसा नहीं करने का है हमको क्या करने का है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ ध्यान रखने का है। बाद में लिख लेना ना, वीडियो पॉज करके लिख लेना, आधा घंटा लेक्चर ज़्यादा चलेगा, ऐसा ही होगा, दूसरा कुछ तो नहीं। लेकिन ओनली 30 मिनट से 0.5 आवर से आपको केमिकल काइनेटिक्स या तो पूरा लेक्चर कंप्लीट आ जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। चेंज तो इतना ही आया, क्या कर लोगे आधा घंटे के टाइम पास मोबाइल में हो जाएगा, वरना यहाँ टाइम पास करो, दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ मैं नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करूँ तो नेगेटिव, चलो यहाँ नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे भी नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया पॉजिटिव, तो यहाँ डी आर अपॉन आर इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ के डी टी। ये इक्वेशन नंबर 1 कह दूँ, इससे इंटीग्रेशन कर देता हूँ, इंटीग्रेशन, चलो इसका इंटीग्रेशन करते हैं हम। पहले इक्वेशन का इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन आर इंटू डी आर इज इक्वल टू माइनस के कॉन्स्टेंट इंटू डी टी। मैंने कल इसका इंटीग्रेशन करवाया था, क्या आया था, लीनियर ऑफ आर इज इक्वल टू यहाँ माइनस के डी टी का इंटीग्रेशन टी हो गया प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट सी आ गया। ये है हमारा इक्वेशन। अब यहाँ हम वैल्यू पुट करते हैं, व्हेन टाइम t इज इक्वल टू 0 देन r इज इक्वल टू क्या लिखेंगे भाई, r0 इनिशियली कॉन्सेंट्रेशन आ गया, ये वैल्यू यहाँ पे रख दो ये वाले इक्वेशन में, तो क्या आएगा लीनियर ऑफ r0 इज इक्वल टू माइनस के, t की वैल्यू 0 यहाँ रख दी प्लस c, यानी कि c इज इक्वल टू लीनियर ऑफ r0 आ गया। दूसरी बात करते हैं,
when time t is equal to t, when time t is equal to t, then r is equal to क्या लिखना है भाई, कॉन्सेंट्रेशन एट t टाइम। तो ये वाले इक्वेशन में लिख लो क्या आएगा, लीनियर आर टी इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस लीनियर, ये c है ना, ये c की वैल्यू लीनियर r0 यहाँ से रख देता हूँ, लीनियर r0। अब देखो ये इक्वेशन कुछ दिखाई दे रहा है, अरे हाँ, इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, कैसा आएगा, वाई एक्सिस क्या है, वाई एक्सिस पे लीनियर आर टी, ये लीनियर आर टी हो गया, एक्स एक्सिस यानी टी हो गई, इंटरसेप्ट है। दूसरे बात स्लोप नेगेटिव है, स्लोप यदि नेगेटिव हो तो हमारी लाइन डिक्रीज करेगी, हमारी लाइन डिक्रीज, और इंटरसेप्ट दिया हुआ है यानी कि ये ग्राफ ऐसा आएगा। देखो तो भाई इसका स्लोप क्या आएगा, m इज इक्वल टू नेगेटिव आ जाएगा, और कहाँ है यहाँ माइनस के है। दूसरा इंटरसेप्ट क्या आएगा, इंटरसेप्ट यानी कि c, यहाँ c आ गया, इतना पोर्शन हमारा इंटरसेप्ट, c इज इक्वल टू लीनियर r0 आ गया। ये पहला ग्राफ। ऐसा जरूरी नहीं कि आपको ऐसे ही ग्राफ डायरेक्ट पूछ ले, क्या कर सकते हैं एग्जाम में चेंज कर देंगे, लीनियर का कन्वर्जन वो लोग कहाँ किस में कर देंगे, लॉग में यदि कर दे वो भी हम कर लेते हैं। ये जो पूरा इक्वेशन है ना, ये जो इक्वेशन नंबर 2 कह दूँ मैं इसे, लीनियर आर टी इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस लीनियर r0, इक्वेशन नंबर 2, ये लीनियर का कन्वर्जन यदि मैं लॉग में कर दूं तो आगे क्या आ जाएगा, 2.303 लॉग ऑफ आर टी इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस ये लीनियर का कन्वर्जन भी लॉग में, तो 2.303 लॉग ऑफ आर टी r0 आ जाएगा। सारे इक्वेशन को मैं 2.30 से 2.303 इक्वेशन नंबर 3 कह देता हूँ, डिवाइडेड इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 को मैंने 2.303 से डिवाइड कर दिया पूरा इक्वेशन, तो यहाँ क्या बचा, 2.30 से डिवाइड करो, कैंसल आउट हो जाएंगे, तो log ऑफ आर टी इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस यहाँ कुछ नहीं है तो 2.303 आ जाएंगे, यहाँ क्या आ जाएगा, log ऑफ r0। अरे यही इक्वेशन y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी जैसा भी है, तो यहाँ इसका ग्राफ भी कैसा आएगा। अब मैं मानता हूँ कि आपको ग्राफ ड्रॉ करने में दिक्कत नहीं हो रही होगी। y एक्सिस पे क्या है, log ऑफ आर टी, लिख लो log ऑफ आर टी, एक्स एक्सिस यानी t आ गया हमारा। अब देखो तो ये स्लोप हमारा नेगेटिव है और इंटरसेप्ट भी है, यानी कि ऐसा ग्राफ आएगा, तो ये स्लोप इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस के अपॉन 2.303, इंटरसेप्ट क्या आ जाएगा, इंटरसेप्ट हमारा c, इतना c क्या आ जाएगा, log ऑफ r0। क्या चेंज आया भाई, कुछ नहीं, ये दोनों लीनियर का कन्वर्जन लॉग में, यहाँ 2.303 से डिवाइडेशन हो गया, बाकी तो वैसा का वैसा ही है। अब देखते हैं यहाँ से, चलो इसको मैं हटा दूँ क्योंकि हमें पूरा बोर्ड चाहिए होगा, लिख लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या था इक्वेशन, लीनियर ऑफ आर टी इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस लीनियर ऑफ r0, यही इक्वेशन था।
अब मुझे फाइंड करना है रेट कांस्टेंट के की वैल्यू। तो देखो तो भाई यहाँ राइट हैंड साइड पे नेगेटिव है, इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाऊँ तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये हो गया पॉजिटिव के टी। यहाँ क्या बचा, लीनियर आर जीरो एज इट इज, लीनियर आर नॉट एज इट इज। दूसरी बात, ये लीनियर आर टी लेफ्ट हैंड साइड पे है, इसको यदि मैं राइट हैंड साइड पे ले आऊँ तो ये पॉजिटिव है, राइट हैंड साइड पे ले आओगे तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव, नेगेटिव लीनियर ऑफ आर टी हो गया। K इज इक्वल टू के टी इज इक्वल टू, ये देखो तो लॉग लीनियर ऑफ x माइनस लीनियर ऑफ y, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं लीनियर ऑफ x अपॉन y आर जीरो अपॉन आर टी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर जीरो अपॉन आर टी हो गया। अब मुझे सिर्फ क्या चाहिए, रेट कांस्टेंट k, तो t से डिवाइडेशन कर दूँ, लीनियर ऑफ आर जीरो अपॉन आर टी, ये भी एक इक्वेशन आ गया। दूसरी बात, यदि लीनियर का कन्वर्जन में लॉग में कर दूं, यहाँ से दूसरा इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, आर की वैल्यू रख देता हूँ 1 अपॉन टी। आर की वैल्यू क्या है भाई, इनिशियली कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू स्मॉल ए, लीनियर ऑफ ए, आर टी की ए माइनस एक्स, ये एक नया इक्वेशन मिल गया। दूसरा, यदि लीनियर का कन्वर्जन हम लॉग में कर दे, किसमें, लॉग में, तो आगे क्या आ जाएगा 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ ए अपॉन ए माइनस एक्स, ये भी लिख सकते हैं। दूसरी बात, अब हम यहाँ से फाइंड करेंगे हाफ लाइफ टाइम। हाफ लाइफ टाइम, हाफ लाइफ टाइम, अब आपको मालूम है हाफ लाइफ टाइम के लिए t इज इक्वल टू T1/2, तो आर टी इज इक्वल टू क्या लिखना है, आर जीरो डिवाइडेशन में 2, ये रहा हमारा मेन इक्वेशन। यहाँ से ये इक्वेशन में वैल्यू पुट करते हैं, t को यहाँ ले जाता हूँ तो t का लिखना है t ऑफ 1/2 1 अपॉन के एज इट इज, यहाँ रहा लीनियर, आर जीरो की वैल्यू एज इट इज, आर टी की क्या लिखनी है, आर जीरो डिवाइडेशन में 2 ऑफ 1/2 1 अपॉन के, लीनियर का कन्वर्जन लॉग में कर दूँ तो क्या आ जाएगा 2.303 अपॉन के लॉग, ये आर जीरो कैंसल आउट, यहाँ 2 डिनोमिनेटर में है, इसको ऊपर नोमिनेटर में ले जाऊँ, जाएगा ना, क्योंकि डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कहा जाता है नोमिनेटर में। log 2 की वैल्यू आप सब जानते हैं, t ऑफ 1/2 इज इक्वल टू क्या होगी, ये 2.303 डिवाइडेशन में k एज इट इज, और इसकी वैल्यू 0.3010 आ जाएगी। ये दोनों को मिला के याद ही रखनी है 0.693 डिवाइडेड बाई के, t ऑफ 1/2, t ऑफ 1/2 आ गई। अब देखो यहाँ देखो तो भाई कहीं पे भी इनिशियली कॉन्सेंट्रेशन नहीं दिया हुआ है, कहीं पे भी हमारे पास इनिशियली कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ टाइम, क्या बोल रहा हूँ, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ टाइम इनिशियली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से इंडिपेंडेंट है। क्या, रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन से इंडिपेंडेंट हो गई। यहाँ से दूसरी क्या फाइंड कर लेते हैं, क्वार्टेट लाइफ टाइम, क्वार्टेट लाइफ टाइम यानी कि t ऑफ 1/4, तो क्या लिखना है, t इज इक्वल टू t ऑफ 1/4, आर टी इज इक्वल टू आर जीरो डिवाइडेशन में 4 आ जाएगा। तो कुछ भी चेंज नहीं है, ये t ऑफ 1/2, यहाँ 1 अपॉन के, लीनियर का कन्वर्जन 2.3 लॉग में मैंने कर दिया, आर जीरो एज इट इज लिखा, आर टी की वैल्यू आर जीरो डिवाइडेड बाई 4, आर जीरो कैंसल आउट, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर नोमिनेटर में, तो t ऑफ 1/2 इज इक्वल टू 2.303, यहाँ के log ऑफ 4, log ऑफ 4 की वैल्यू क्या है, यहाँ चलो दिखाई देगा आपको, t ऑफ 1/2 यहाँ क्या 2.303 डिवाइडेशन में k, इसकी वैल्यू आएगी 0.6021, t ऑफ, बोलो तो सही,
ये क्वार्टेट लाइफ टाइम है, टी ऑफ 1/4 आएगा, टी ऑफ 1/4 0 ये दोनों को मिला के 1.38 समथिंग आता है। फिर भी आप कैलकुलेट कर लेना, इतने है आएगा 7 140 0.6936 इतना है आएगा। ये हो गई हाफ लाइफ टाइम की बात। किसकी भाई? फर्स्ट ऑर्डर की। फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ टाइम इनिशियली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंडेंट नहीं है। इसकी फिर से समरी करते हैं पूरे इक्वेशन की, कहाँ कितना कितना आया, क्या क्या इक्वेशन किसके आए, क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत होगी। आप जब भी एग्ज़ाम के लिए जो देखो भाई, फिजिकल में तो क्या करना है एग्ज़ाम के, समझो हम किसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं? नेट की एग्ज़ाम के लिए। अब नेट की एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो ऐसा तो नहीं कि आप आज पढ़ लो तो नेट के एग्ज़ाम के दिन आपको याद ही आ जाएगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि सबको रिवीजन करना पड़ता है, जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे उतनी आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी। अब रिवीजन भी स्मार्ट तरीके से करना चाहिए। डायरेक्ट ये पूरा कंप्लीट लिखो, डेली लिखो, पढ़ो, लिखो, बैठो, ऐसा नहीं। जो आपको कंप्लीट आ जाए उसमें थोड़ा टाइम दो, जिसमें आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है उसमें ज़्यादा टाइम दीजिए, तभी आप बैलेंस होके चल सकोगे। अब फिजिकल में क्या है? फिजिकल के आपको मान लीजिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का चैप्टर आ गया है, लेकिन आप एक वीक के बाद उसको देखेंगे तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होने शुरू हो जाएंगे। एक मंथ बाद देखेंगे, एक मंथ बाद आपने इलेक्ट्रो नहीं देखा, एक मंथ बाद डायरेक्ट देखा तो उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। इसीलिए मैं बता रहा हूँ आपको करना क्या है। चलो यहाँ तो मैं करवाता ही हूँ, मुझे जितना लगता है कि इसकी ज़रूरत है इसकी नोट तो मैं लिखवाता ही हूँ, लेकिन आप अपनी तरफ से खुद ही इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ख़त्म हो गई तो उसमें जितने फॉर्मूले आए ना, सारे इलेक्ट्रो में जितने फॉर्मूले आए वो 1 या 2 पेज में लिख लो, ताकि क्या होगा एग्ज़ाम के अगले दिन, मान लीजिए एग्ज़ाम कल है तो आज आपको सिर्फ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के 2 फॉर्मूले ही देखने हैं, 2 पेज ही देखने होंगे, क्योंकि पूरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बुक आप कवर नहीं कर पाओगे उतना। तो अगले दिन तो सारा सब कुछ रिवीजन करना होता है, स्पीड में देखते जाना है फटाफट, ऐसे ही रिवीजन होता है। इसीलिए बता रहा हूँ फिजिकल आपका 1 पेज में सारे फॉर्मूले आ जाने चाहिए, ताकि आप यदि फॉर्मूला पढ़ के जाओ ना फिर भी आप क्यों आपने अगाऊ प्रैक्टिस की हुई है, आगे कभी कितनी भी प्रैक्टिस की है, लेकिन अगले दिन आपने फॉर्मूला याद नहीं किया तो आप यदि फॉर्मूला ही भूल गए तो कोई प्रॉब्लम हो जाएगी एग्ज़ाम में। इसीलिए बता रहा हूँ कि फिजिकल केमिस्ट्री के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ख़त्म हो गया है तो आप सभी लोग क्या करना है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बाद ही इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ख़त्म हो जाए तो 2 पेज ले लो, 2 पेज में फिजिकल केमिस्ट्री इलेक्ट्रो के सारे फॉर्मूले लिख लो, जितने फॉर्मूले पहले लास्ट तक आए वो फॉर्मूले लिख लो, और एग्ज़ाम के अगले दिन सिर्फ वही फॉर्मूला पढ़ के जाना, फिर भी आप फिजिकल का क्वेश्चन सोल्व कर सकोगे, ये मेरी गारंटी है। ऐसा करना होगा आपको। चलो इसका फर्स्ट ऑर्डर का हम ओवरव्यू लिख लेते हैं। पहला तो इक्वेशन रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r⁻⁴ फिर क्या आएगा dr, इसकी ज़रूरत नहीं, ग्राफिकल इक्वेशन लिखते हैं डायरेक्ट। ग्राफिकल इक्वेशन क्या था, लीनियर ऑफ rt इज इक्वल टू -kt प्लस लीनियर ऑफ r0
दूसरा इक्वेशन, ग्राफिकल इक्वेशन क्या था, log ऑफ आर टी इज इक्वल टू माइनस के टी अपॉन 2.303 प्लस log ऑफ आर जीरो। रेट कांस्टेंट के का इक्वेशन क्या था, के इज इक्वल टू 1/t लीनियर आर जीरो अपॉन आर टी, या तो दूसरा क्या लिख सकते हैं 1/t लीनियर ऑफ ए अपॉन ए माइनस एक्स। लीनियर का कन्वर्जन लॉग में कर दे, 1/t 2.303 log आर जीरो डिवाइडेड बाई आर टी। और हाफ लाइफ टाइम क्या मिला, टी ऑफ 1/2 इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के, टी ऑफ 1/4 क्वार्टेट लाइफ टाइम 1.386 डिवाइडेड बाई के। ये सारे लिख लो फर्स्ट ऑर्डर के बाद। अब हम बात करते हैं सेकंड ऑर्डर की। चलो टाइटल लगा दीजिए, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। सेकंड ऑर्डर कुछ नहीं है, पहले वीडियो पॉज करके आप खुद ट्राई कीजिए, बाद में देखिए और रफ पेज में ट्राई कीजिए, फेयर बुक में डायरेक्ट मत लिखना, क्योंकि यदि गलत हो गया तो फिर बिगड़ जाएगी आपकी फेयर बुक। तो इसका रेट क्या लिखेंगे, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यहाँ एन सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, एन की वैल्यू 2 आएगी। यहाँ इसका रेट डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू के, आर का स्क्वेयर हो जाएगा, यही आएगा स्क्वेयर। अब क्या करना है, आर वाली टर्म वो एक साइड, टी वाली टर्म एक साइड, यहाँ इसको इसके डिनोमिनेटर में ले जाओ, माइनस डी आर अपॉन आर स्क्वेयर इज इक्वल टू के ऑफ डी टी। अरे कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई कर दो, नेगेटिव साइड से मल्टीप्लाई बोथ साइड, नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ क्या आएगा, डी ऑफ आर अपॉन आर स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस के डी टी। ये आ गया आपका इक्वेशन नंबर 1। दूसरे इक्वेशन इसको क्या करता है, इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, क्या आ जाएगा 1 अपॉन आर स्क्वेयर डी आर इज इक्वल टू माइनस के इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा भाई, माइनस 1 अपॉन आर इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी, यही आएगा। मैंने कल भी कहा था, आज भी कहता हूँ, कल लास्ट लेक्चर के लास्ट में एंड में हमने सीखा था कि यदि 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स रेज़ टू माइनस 2। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा भाई, ये जो पावर है उसमें एक पावर ऐड कर दो, उसका जो आंसर आए, ये पावर का अब कितना आंसर आएगा, अब वो पावर का आंसर आएगा -1। तो ये जो फाइनल आंसर आया उसको इसके डिवाइडेशन में लिखो, तो यहाँ आ गया -1 अपॉन एक्स, क्योंकि यहाँ एक्स इन्वर्स है, इसको मैंने ऐसे लिख दिया, तो यही ऐसा भी है। यहाँ 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर है तो आर स्क्वेयर लिखो, यहाँ पे भी आर आएगा, यहाँ आर आ गया, यहाँ क्या, अरे यहाँ देखो, ये दोनों सेम नहीं है, अरे सेम ही है दोनों। चलो आगे बढ़ते हैं, ये हमारा इक्वेशन आ गया ना। अब हम यहाँ रखते हैं व्हेन टाइम t इज इक्वल टू 0 देन r इज इक्वल टू r0। चलो यहाँ r की जगह 1 अपॉन r0 इज इक्वल टू माइनस के 0 प्लस c, यानी कि c की वैल्यू हो गई 1 अपॉन -1 अपॉन r0 आ गई। दूसरी बात क्या है भाई, दूसरी बात व्हेन टाइम t इज इक्वल टू t देन r इज इक्वल टू rt। तो यहाँ रख दीजिए ये वाले इक्वेशन में क्या आ जाएगा, 1 अपॉन
आर टी इज इक्वल टू -1/-KT एज इट इज। सी की वैल्यू यहाँ से रख देता हूँ, -1/R0 आ गया। अब देखो सारे इक्वेशन में से मैं नेगेटिव साइन कॉमन निकाल लेता हूँ। सारे इक्वेशन जो देखो सारे के सारी टर्म नेगेटिव है ना, नेगेटिव दोनों साइड से कॉमन निकाल लो, कैंसल आउट कर दो। यहाँ -1/RT इज इक्वल टू, यहाँ माइनस कॉमन निकाल लिया, KT प्लस 1/R0 बचा। अरे हाँ ना बोल तो जा, ये कैंसल आउट, नेगेटिव नेगेटिव, यहाँ क्या बचा 1/RT KT प्लस 1/R0। ये आ गया हमारा ग्राफिकल इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस c जैसा। अब तो आपको पता चल गया होगा, y एक्सिस यानी 1/RT, x एक्सिस यानी टाइम t। देखो भाई स्लोप हमारा पॉजिटिव है, इंटरसेप्ट भी है, यानी कि हमारा ग्राफ ऐसा आएगा। स्लोप क्या आ गया, k आ गया, इंटरसेप्ट c इज इक्वल टू 1/R0 आ गया। ये बात हो गई किसकी, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ हमें मिल गया। अब हमें फाइंड करना है इसका रेट कांस्टेंट। इसको मैं हटा दूँ, बाद में फाइंड करते हैं इसका रेट कांस्टेंट की वैल्यू। हमें ये इक्वेशन की ज़रूरत है, इसको हटा दूँ। चलो क्या आया हमारा इक्वेशन, 1/RT इज इक्वल टू KT प्लस 1/R0। मुझे रेट कांस्टेंट K फाइंड करना है, तो क्या करूँ, KT इज इक्वल टू, ये R0 वाली टर्म है, राइट हैंड साइड पे है, पॉजिटिव है, मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाऊँ, ध्यान से समझना, लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाओ, पॉजिटिव वाली टर्म लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगी तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव, यानी कि यहाँ 1/RT ऑलरेडी था, यहाँ से ये बाई जंप करके यहाँ गया तो पॉजिटिव था, कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो गया R0। अब मुझे K ही फाइंड करना, तो 1/T 1/RT माइनस 1/R0, ये आ गया हमारा इक्वेशन रेट कांस्टेंट का। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, K इज इक्वल टू 1/T, ध्यान से देखना 1/RT है ना, क्या है 1/RT, RT यानी कि A माइनस एक्स आएगा, 1/R यानी कि 1/x A आ जाएगा। ये है, ये इक्वेशन हो गया। अब हम यहाँ से फाइंड करते हैं क्या, अरे भाई हाफ लाइफ टाइम, क्या फाइंड करेंगे, हाफ लाइफ टाइम। हाफ लाइफ टाइम क्या आएगी, देखो T इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, T ऑफ 1/2, RT इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, R0 डिवाइडेड बाई 2। लिखो तो भाई, यहाँ ये वाले इक्वेशन में मैं लिख देता हूँ, ये T को यहाँ ले जाऊँ, K को यहाँ नीचे ले आऊँ, तो T ऑफ 1/2 इज इक्वल टू 1/K। 1/RT की जगह क्या लिखना है, R0 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1/R0। जैसा दिख रहा है वैसा ही लिखने का है, दूसरा कुछ नहीं चेंज करने का। ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है, कहाँ चला जाएगा, नोमिनेटर में, लिखो 1/K, यहाँ नोमिनेटर में चला गया, यहाँ क्या आएगा 2 1/R0 माइनस 1/R0। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों का देखो डिनोमिनेटर कॉमन ले लूँ तो 2 - 1 आ गया, 2 - 1 यानी 1, तो क्या बचा 1/K इंटू R0, T ऑफ 1/2। R0 को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, T ऑफ 1/2 इज इक्वल टू 1/K एज इट इज। R0 यानी इनिशियली कॉन्सेंट्रेशन A आ गया। ये हुई बात किसकी, हाफ लाइफ टाइम की, हाफ लाइफ टाइम ऑफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन।
अब मेहरबानी करना, मुझ पे थोड़ी मेहरबानी करना। 1/4 फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, ये आपको होमवर्क में दिया जाता है, आपको करना है, होमवर्क में लिख लेना। ये सिंपल बात हो गई सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की। अब आपको दिया हो यदि nth ऑर्डर 45 ऑर्डर की रिएक्शन पूछ ले तो हर टाइम हम ऐसा इक्वेशन अप्लाई नहीं करेंगे, हर टाइम ऐसे सिंप्लीफिकेशन नहीं करेंगे। उसके लिए क्या है हमारे पास, मैजिक बॉक्स। मैजिक बॉक्स में से हम इसकी शॉर्ट ट्रिक निकालते हैं, इसका जनरल फॉर्मूला निकालते हैं। चलो, आपको यदि पूछा गया हो रेट कांस्टेंट k का फॉर nth ऑर्डर का पूछा गया हो तो उसका लिए जनरल फॉर्मूला 1n-1 इंटू टी डिवाइडेशन में मल्टीप्लिकेशन 1/r t रेस टू n-1 माइनस 1/r 0 रेस टू n-1। ये n क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। इसको दूसरा क्या लिख सकते हैं भाई, यही इक्वेशन को k इज इक्वल टू 1/n-1t। RT यानी क्या है, a माइनस एक्स है, उसका रेस टू पावर 1-1 माइनस 1/a रेस टू n-1। ये आ गया आपका जनरल इक्वेशन फॉर रेट कांस्टेंट। बात आती है दूसरी, क्या आती है, हाफ लाइफ टाइम। हाफ लाइफ टाइम, हाफ लाइफ टाइम क्या है, t ऑफ 1/2, इसका जनरल फॉर्मूला 1/n-1t। ध्यान से देखना, 2 रेस टू n-1 माइनस 1 डिवाइडेशन में r 0 रेस टू n-1। अरे ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आपको 2-3 बार लिखना पड़ता है। जैसे एक बात बता दूं, बिना कुछ किए कुछ मिलेगा नहीं। आप ऐसे सोचोगे कि फिजिकल में तो बहुत सारे फॉर्मूले रट्टा लगाने हैं, याद रखने हैं, तो ऐसे फिजिकल आने वाली नहीं है। फिजिकल थोड़ी टफ है तो उसके लिए हमें डेडिकेशन चाहिए। आपको कुछ पाने के लिए कुछ मेहनत करनी पड़ती ही है, कुछ खोना नहीं है, कुछ मेहनत करनी है आपको। t ऑफ 1/2 इज इक्वल टू 1/n-1, ये दोनों फॉर्मूले एक ही है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मैं सिर्फ क्या चेंज कर रहा हूँ, r की जगह 2 रेस टू n-1 माइनस 1 इनिशियली कॉन्सेंट्रेशन a रेस टू n-1। ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, यहाँ से आप निकाल लेना। आपका होमवर्क में देता हूँ, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट फाइंड करना है, हाफ लाइफ टाइम फाइंड करनी है आपको थर्ड ऑर्डर रिएक्शन की। डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई करके करना। बात रही, देखो जीरो ऑर्डर रिएक्शन हमने पढ़ी, फर्स्ट ऑर्डर पढ़ी, सेकंड ऑर्डर पढ़ी, लेकिन एक ही ये तीनों में से फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एक ही ऐसी है जिसमें लीनियर या तो लॉग वाली टर्म आती है, बाकी किसी में भी लीनियर या लॉग वाली टर्म नहीं आएगी। अब आपको जीरो ऑर्डर के ग्राफ इक्वेशन सब कुछ पता है, फर्स्ट ऑर्डर के पता है, ये सेकंड ऑर्डर से ये सभी इक्वेशन अप्लाई करना, रेट कांस्टेंट का और हाफ लाइफ टाइम का। सेकंड ऑर्डर से आप अप्लाई कर देना, सेकंड ऑर्डर का भी यहाँ से आ जाएगा, थर्ड ऑर्डर का आएगा, फोर्थ यहाँ से nth ऑर्डर तक आएगा। अब बात आती है स्मार्ट वर्क की। चलो मैं ही आपको यहाँ स्मार्ट वर्क करवा देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो।
लिखो वाइज वर्क, क्या करना है, वाइज वर्क करना है, सबसे ऊपर का काम, स्मार्ट वर्क से भी ऊपर वाइज वर्क। अब क्या करना है, आपको लिखना है रेट, लिखना है ग्राफिकल इक्वेशन, लिखना है, फिर लिखना है रेट कांस्टेंट, एंड बाद में आएगा हाफ लाइफ टाइम। इतना सब कुछ लिखना है फॉर जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर एंड nth ऑर्डर। सेकंड ऑर्डर। चलो जीरो ऑर्डर के लिए रेट क्या आएगा भाई, पहले देख लेना, बाद में मत कहना एक पेज में नहीं आएगा, ये सामने 2 पेज ले लेना, उसमें सब कुछ आ जाएगा। इसके लिए रेट क्या आएगा, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r रेज टू 0। इसके लिए रेट क्या आएगा, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r रेज टू 1। इसके लिए रेट क्या आएगा, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r रेज टू 2। इसके लिए रेट क्या आएगा, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r रेज टू n। इसके लिए ग्राफिकल इक्वेशन क्या था भाई, RT इज इक्वल टू माइनस KT प्लस R0, ये इक्वेशन था ग्राफिकल इक्वेशन। इसका रेट कांस्टेंट K क्या था, 1/R0 माइनस RT डिवाइडेशन में x t था। दूसरा इसको क्या लिख सकते हैं, K इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाई t। इसकी हाफ लाइफ टाइम t ऑफ 1/2 क्या था, A/2K, यही था ना, या तो R0/2K, R0/2K। इसका क्या था, लीनियर ऑफ ग्राफिकल इक्वेशन RT इज इक्वल टू माइनस KT प्लस लीनियर ऑफ R0। दूसरा हमने लॉग की टर्म में लिखा था, तो क्या आएगा, लॉग की टर्म में लिखे तो लॉग ऑफ RT माइनस K 2.303 T प्लस लॉग ऑफ R0, ये आ गया आपका ग्राफिकल इक्वेशन। इसके लिए रेट कांस्टेंट K की वैल्यू क्या आएगी, 1/T लीनियर R0/RT, या तो दूसरा क्या लिख सकते हैं आप, इसके लिए दूसरा लिखेंगे 1/T लीनियर A माइनस x। यदि लीनियर का कन्वर्जन लॉग में कर दे तो 2.303/T लॉग ऑफ R0/RT। दूसरा यहाँ कैसे लिख सकते हैं, 2.303/K/T आएगा ना, लॉग ऑफ A माइनस x। आई होप तुमने आपको दिख रहा है। T ऑफ 1/2 इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाई K। ये इनिशियली प्रोपोर्शनल के इंडिपेंडेंट है, ये कुछ भी डिपेंड नहीं। इसका क्या आएगा, 1/RT इज इक्वल टू KT, ग्राफिकल इक्वेशन 1/R0। इसका रेट कांस्टेंट का इक्वेशन क्या आएगा भाई, रेट कांस्टेंट K इज इक्वल टू 1/T इंटू 1/RT माइनस 1/R0, या तो दूसरा लिख सकते हैं K इज इक्वल टू 1/T 1/RT यानी कि A माइनस x माइनस 1/A आ गया। और इसकी हाफ लाइफ टाइम T ऑफ 1/2 इज इक्वल टू क्या है, 2A अपॉन इसकी हाफ लाइफ टाइम। इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं, यहाँ से डायरेक्ट लिख लेंगे 2 माइनस 4 माइनस 3A आएगी ना, क्या है इसकी हाफ लाइफ टाइम nth ऑर्डर का 1/, अरे यहाँ आपको दिखाई नहीं देगा, यहाँ लिखता हूँ T ऑफ 1/2 इज इक्वल टू 1/n माइनस 1K 2 रेज टू n माइनस 1/1 डिवाइडेड बाई R0 रेज टू n माइनस 1, यानी कि यहाँ से क्या आ गया 2 माइनस 1, किसकी सेकंड 2 माइनस 1 यानी कि 1, यहाँ K, यहाँ क्या बचेगा 1/A के, यही आएगा। चलो यही आएगा। यहाँ इसका nth ऑर्डर का फॉर्मूला K इज इक्वल टू 1/n माइनस 1K इंटू T, यहाँ 1/RT रेज टू n माइनस 1 माइनस 1/RT
r0⁻⁻⁴ ये लिख लेना यदि आपको दिखाई ना दे रहा हो, हम फ्रेम के बाहर चले गए। ये था वाइसबर्ग, आपको ये बुक में लिख लेना है और पूरा पढ़ लेना है। आज का लेक्चर हमने एक पेज में लिख लिया, ये एक पेज में पूरा लेक्चर आ गया। आपको ये एक पेज आए तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ये पूरा लेक्चर पहले ये इसको रटा मत लगा लेना डायरेक्ट कि चलो इसको डायरेक्ट रटा लगा लेते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि ये कहाँ से आया। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।